Diuretics are medications that promote the removal of excess salt and water from the body by increasing urine production. They are commonly prescribed to treat conditions like hypertension, high blood pressure, edema, fluid retention, and certain kidney disorders. It's essential to use diuretics under medical supervision, as improper use can lead to electrolyte imbalances. हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू स्टडी डॉक्टर जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी थायराइड डाययूरेटिक्स। इसका हम कुछ ओवरव्यू देखते हैं, इसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स एंड ईटीसी अदर चीज़ें भी। तो हमने डाययूरेटिक्स का टॉपिक शुरू किया। इसमें सबसे पहले इसका आता है जी मैकेनिज्म एक्शन। अब जो थायराइड डाययूरेटिक्स हैं इसमें एक तो दो ड्रग आती हैं, एक है जी हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड और दूसरी है जी क्लोरथैलिडोन। अब ये क्या करते हैं कि हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, हमारे जो नेफ्रियन है उसका जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर जी अपना इफेक्ट शो करती हैं। ये क्या करती हैं कि दे इनहिबिट सोडियम क्लोराइड इम्पोर्टर, मतलब सोडियम क्लोराइड की अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। एक्चुअली ये इनहिबिट करते हैं सोडियम और क्लोराइड की अब्जॉर्प्शन को। तो इसके बाद क्या होता है कि इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन लीड्स टू डाययूरेसिस। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारा जो सोडियम है मतलब उसकी भी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन होती नहीं है हमारी लोब ऑफ फैमिली के अंदर, तो उसकी अब्जॉर्प्शन होती है और उसकी भी एक्सक्रीशन होती है, उसके साथ वाटर की एक्सक्रीशन भी एक्सीड हो जाती है। इसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है वो है जी एब्जॉर्प्शन इसकी, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इसी। तो एब्जॉर्प्शन में है कि ये इनको जब ओरली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये अच्छी तरह हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। विद पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशंस विदिन अ फ्यू आवर्स, मतलब कि थोड़े घंटों के बाद ही ये पीक प्लाज्मा लेवल के साथ अच्छी तरह हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद क्या है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो ये जो प्लेसेंटा है आपको ये क्रॉस कर देती हैं। इसकी आपको पिक्चर सामने नजर आ रही होगी प्लेसेंटा की। तो ये ब्रेस्ट और प्लेसेंटा के जरिए प्लेसेंटा को जब ये क्रॉस करती हैं तो फिर ये ब्रेस्ट मिल्क के जरिए में एक्सक्रीट हो जाती हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, तो ये क्या करती हैं कि पार्शियल मेटाबॉलिज्म शो करती हैं लीवर के अंदर, मतलब लीवर के अंदर ये पूरी तरह आप कह रहे हैं पूरी तरह ये मेटाबोलाइज नहीं होती, बल्कि इनका कुछ हिस्सा लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है, कुछ आगे हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर इसका कुछ हिस्सा हो जाता है और कुछ इसका किडनी के अंदर होता है, मतलब मेटाबोलिज्म होता है कुछ इसका। और इसके बाद अलावा इसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है जी, ये प्राइमरी एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, मतलब कि इसका एक बहुत सारा हिस्सा अनचेंज, मतलब जैसे जिस तरह ये थायराइड डाययूरेटिक्स लिए जाते हैं जिसमें क्लोरथियाज़ाइड है, क्लोरथैलिडोन है, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरथियाज़ाइड है, एंडोपोमाइड वगैरह है। तो जैसे ही ये ड्रग्स ली जाती हैं तो उसी वक्त ये उस तरह एक्सक्रीट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सेकंड इसी ड्रग की फार्माकोडायनामिक्स। तो फार्माकोडायनामिक्स हम देखते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर फार्माकोडायनामिक्स डाययूरेसिस। अब डाययूरेसिस को प्रमोट करता है, मतलब कि कैसे डाययूरेसिस किसको डाययूरेसिस कहते हैं हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड्स के एक्सक्रीट होने को, मतलब हमारी जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाए तो उसको डाययूरेसिस कहते हैं। और इसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर लेवल्स भी डिक्रीज होते हैं। तो कैसे होता है कि इनहिबिटिंग सोडियम एब्जॉर्प्शन, मतलब ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी डाययूरेसिस प्रमोट होती है, लीडिंग टू इंक्रीज यूराइन वॉल्यूम। ये देखिए इधर आ भी गया। तो दे आल्सो डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, ये हमारी सोडियम की एक्सक्रीशन को भी कैल्शियम की एक्सक्रीशन को भी डिक्रीज करते हैं। हमारी कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है उसको डिक्रीज करते हैं और जो सोडियम की एक्सक्रीशन है उसको ज़्यादा करते हैं। तो प्रिवेंटिंग कैल्शियम कंटेनिंग किडनी स्टोन्स, और इससे क्या होता है कि हमारे जो कैल्शियम कंटेनिंग किडनी स्टोन्स हैं इससे भी हम बच जाते हैं। ठीक है, एक तो ये किडनी स्टोन्स में इसका काम हो गया, मतलब हमारे किडनी स्टोन नहीं बनने देते हमारी किडनीज के अंदर। उसके अलावा इसके क्लिनिकल जोजेज हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये एक तो हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि फर्स्ट लाइन एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं फॉर माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन, मतलब अगर किसी बंदे को थोड़ी बहुत हाइपरटेंशन है तो उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। मतलब हाइपरटेंशन कहते हैं कि थोड़ा बहुत बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको ये कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा इसकी जो एडिमा क्या है, एडिमा हमारे जो हार्ट फेलियर है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। और एडिमा का मतलब है कि एक ऐसी डिसीज है, मतलब जिसमें हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उसके दरमियान छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं, उसकी वजह से हमारे बहुत से बॉडी पार्ट्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो ये एडिमा को मैनेज करने में बड़ा काम करता है, मतलब कि विद माइल्ड हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर को भी ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा हेपेटिक सिरोसिस में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा रीनल डिसफंक्शन में हमारी जो रीनल फंक्शन है अगर वो सही तरह से नहीं हो रहा तो उसमें भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम एक टर्म है हेपेटिक सिरोसिस, हेपेटिक सिरोसिस को हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा।
सो एडिनोम क्या होता है कि हेपेटिक सिरोसिस क्या है? हेपेटिक सिरोसिस एक मतलब कि एक किस्म की डिसीज़ है जिसमें हमारे जो लीवर है उसके अंदर स्कार्स बन जाते हैं, स्कार्स मतलब छाइयाँ सी बन जाती हैं और एक फिब्रस टिश्यूज़ बन जाते हैं जो कि हेल्थी टिश्यूज़ को रिमूव कर देते हैं। अब फिब्रस टिश्यूज़ जो है वो ख़राब टिश्यूज़ होते हैं, तो उनकी मतलब कि जब वो हेल्थी टिश्यूज़ को रिमूव करेंगे तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होगी, कोई और बीमारी बन जाएगी। इसके बाद आता है जी हमारा नेक्स्ट आता है जी नेफ्रोलिथिक्स या प्रिवेंशन। नेफ्रोसाइट जो है ये क्या करते हैं कि कैल्शियम की जो एक्सक्रीशन है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो कैल्शियम कंटेनिंग किडनी स्टोन्स हैं, मतलब कि किडनी स्टोन जो कैल्शियम की वजह से बन जाते हैं वो कम होते हैं। उसका जिसकी इंडिकेशन है मतलब इसको कब कब किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको ज़्यादातर रीनल इम्पेयरमेंट या अनोरिया एक डिसीज़ का नाम है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है कि सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट थायराइड्स में भी एक्सरबेट रीनल डिसफंक्शन इन सीवियर केसेस। अब इसमें क्या होता है कि अगर सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है मतलब हमारी जो रीनल फंक्शन है हमारा मतलब कि जो किडनीज है उसमें से अगर कोई एक किडनी काम कर रही है एक नहीं कर रही या दोनों कोई प्रॉब्लम है तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये मतलब अगर इसको किया जाएगा तो क्या होगा कि रीनल डिसफंक्शन वो बिल्कुल मतलब अगर तो पहले तो थोड़ी बहुत काम कर रही थी या थोड़ी बहुत फंक्शन रुका हुआ था फिर वो बिल्कुल उनका फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद इनेरिया में इस्तेमाल होता है। इनोरिया में कैसे इस्तेमाल होता है कि नेफ्रोज इन सीवियर कंप्रोमाइज़ मतलब कि यूरिन है वो कंप्रोमाइज़ तरीके से या थोड़ी थोड़ी हो क्या आ रही हो या किसी प्रॉब्लम के साथ आ रही हो तो उस वक्त इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में आता है कि हिपोक्लीमिया। सो हिपोक्लेमिया आता है कि हिपोक्लेमिया मतलब हिपोक्लेमिया कहते हैं पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाना उसको कहते हैं हिपोक्लेमिया, ठीक है। हिपोक्लेमिया ये इसेंशियल होता है, इसको मॉनिटर करना चाहिए। इसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया है कि डायबिटिक पेशेंट्स अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी हाइपरग्लाइसीमिया को चाहे मतलब उसका शुगर लेवल ना इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, इसको कम करना इसको मॉनिटर करना चाहिए। इसके बाद है जी आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रही है तो स्पेशली तौर पर ज़्यादातर किस में होता है कि बड़ी उम्र के लोगों में होते हैं, एल्डर पीपल में होते हैं। इसके बाद क्या है जिसके डिफेक्ट्स हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो हिपोक्लीमिया हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हिपो नेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है। तो इम्बैलेंस से मतलब और ये जो दोनों है ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब हमारा जो पोटेशियम है ये हिपोक्लीमिया जो है ये हिपोक्लीमिया करते हैं कि पोटेशियम लेवल का डिक्रीज हो जाना। इसके बाद हिपो नेट्रीमिया है मतलब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम हो जाना है, इसको कहते हैं हिपोनेट्रीमिया। इसके बाद है जी डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन मतलब कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाना, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट होगी उसके साथ क्या होगा कि हमारा जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो भी यूरिन के जरिए ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी पानी की। इसका फोटो सेंसिटिविटी इंक्रीज सेंसिटिव टू सनलाइट, मतलब हमारी जो बॉडी है वो सनलाइट के साथ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। मतलब कि हमारी बॉडी के ऊपर एलर्जीज वगैरह होने लग जाती हैं। तो इसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन है, मतलब कौन कौन से ड्रग के साथ इसको दिया जाए तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। अब एनएसएड्स के साथ अगर इसको दिया जाए तो एनएसएड्स जो है जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है ये डाययूरेटिक्स की एफिकेसी को उनकी वर्किंग को कम कर देते हैं। इसके बाद आता है जी लिथियम। तो लिथियम क्या होता है कि थायराइड्स इंक्रीज़ कर देते हैं हमारी बॉडी में लिथियम के लेवल को, इसकी वजह से इसको मॉनिटरिंग भी जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। अब अगर थायराइड्स इस्तेमाल किए जाने तो उसके कौन कौन सी चीज़ को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस को चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पोटेशियम सोडियम एंड मैग्नीशियम लेवल्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम सोडियम और मैग्नीशियम लेवल्स के फंक्शंस मैग्नीशियम लेवल्स की के लेवल और मैग्नीशियम के लेवल्स को आप कह लेंगे टाइट्रेशन के प्रोसेस के जरिए दोबारा चेक करते रहना चाहिए ताकि ये कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। उसके बाद रीनल फंक्शन में क्या होता है कि अब एसेस रीनल फंक्शन पर्टिकुलर इन एल्डर, मतलब अगर बड़ी उम्र के लोग हैं और उनमें क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग रीनल इम्पेयरमेंट, मतलब पहले से उनको रीनल इम्पेयरमेंट है, उनकी एक किडनी काम करती है या दोनों बहुत थोड़ा बहुत काम करती हैं, तो उस सूरत में उनको देखते हुए अगर ये दवाई दी जा रही है, अगर उनको थायराइड डाययूरेटिक्स दी जा रहे हैं तो उनकी बार बार मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा मसला ना बने। इसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारे जो एल्डर पीपल्स हैं उनको जब ये थायराइड डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, तो इस चीज़ को भी चेक करते रहना चाहिए। ये टॉपिक हमारा हुआ खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे लोग डाययूरेटिक्स। तो अल्लाह हाफिज़।